हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया इन एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये है 10 चैप्टर। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर तक पूरी वीडियोस कवर करी थी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, इसमें पूरा चैप्टर भी क्लियर किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो अब हमें पढ़ना है चैप्टर 10 है ये, जिसमें हमें समाचार पत्र के बारे में हमें जानना है कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और ये इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। और ये समाचार पत्र इस बार जो है समाचार पत्र में जो मीडिया है, मीडिया वगैरह, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये जानना है कि समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी और ये जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कैसे बने थे। तो यही टॉपिक है, इसमें आज हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी, जो है समाचार पत्र, उसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। अब आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी भारत में लेकर हम देखें तो भारत में बंगाल में हुई थी। बंगाल गजट के नाम से न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली जो है इसकी शुरुआत, जो न्यूज़पेपर है उसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क में, जो 18वीं शताब्दी थी। मतलब कि 1701 से लेकर 1800 के बीच में ये न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत की गई थी। हेल्सी ने लिखा है, हेल्सी है मतलब इसके बारे में जो जानकारी ये लोग रखते हैं अपने पास, उन्होंने ये लिखा है कि जो 1701 से लेकर 1800 मतलब कि 18वीं शताब्दी के अंत आते आते न केवल इसको महत्व मिलने लगा था, बल्कि पश्चिमी दुनिया की सभ्यता में एक कारक के रूप में भी इसकी शुरुआत और उद्भव चिन्हित हुए थे। इट मीन्स कि इसके महत्व को 18वीं शताब्दी का जब स्टार्टिंग हुई थी, 18वीं शताब्दी तक आते आते इसको सिर्फ महत्व ही नहीं मिला था, बल्कि पश्चिमी दुनिया जो है, पश्चिमी दुनिया मतलब कि जो बड़े बड़े विकसित देश है, विकसित देश में क्या आ जाता है, अमेरिका वगैरह जो आते हैं, तो पश्चिमी देश मतलब भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिमी वेस्ट की साइड में, तो वहाँ की सभ्यता में कारक के रूप में भी इसकी शुरुआत हुई थी। और रविवार को छोड़कर सप्ताह में हर दिन जो है अखबार प्रकाशित किए जाते थे न्यूयॉर्क में, लेकिन ये वह आज के समय के समाचार पत्रों की तरह नहीं थे। जैसे कि आज के टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स छापे जाते हैं उसकी तरह नहीं थे, उनमें वह नहीं छापा जाता था जो आज समाचार के रूप में जाना जाता है। मतलब कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन इस टाइप की नहीं दी जाती थी, लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया द्वारा ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। राजनीति से कनेक्शन होता था, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में, समाज में क्या चल रहा है, राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है राजनीति में, तो वो सब बताया जाता है समाचार पत्र में। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि उनमें जहाज़ों के आगमन और प्रस्थान के बारे में जानकारी होती थी कि जो जहाज़ों से ये लोग व्यापार वगैरह करते थे कि जहाज़ किस टाइम तक आएगा वापस, और जो है जहाज़ के निकलने की टाइमिंग कितनी है, तो वो लोगों को जानकारी दी जाती थी। क्योंकि वो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जहाज़ों का उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए भी और लोगों के आवागमन के लिए भी। आवागमन होता है एक तरीके से हम कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर वहाँ से कहीं आते हैं, तो वो जहाज़ों के ज़रिए ही होता था। तो उसमें जहाज़ों की टाइमिंग लिखी होती थी कि किस टाइम से जहाज़ कौन सी जगह पे जाएगा। अब शहर के व्यापार से जुड़ी जानकारी विज्ञापन का जरिया थे, और जब किसी भी चीज़ का इतिहास की जानकारी देते तो राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों में पेशेवर और सामान्य तथ्यों तक ही सीमित रहते थे। इट मीन्स कि इसमें क्या होता था कि शहर के व्यापार में, शहर जो था उसकी बिज़नेस से जुड़ी जानकारी उनको दी जाती थी। विज्ञापन का ज़रिया थे, एक तरीके से विज्ञापन होता है कि एडवर्टीज़मेंट दिया जाता था अखबारों के ज़रिए कि कोई ऐसा बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उस टाइम पे। तो जब किसी भी चीज़ का इतिहास की जानकारी अगर वो देते थे, किसी चीज़ की हिस्ट्री अगर वो किसी को जानकारी उससे रिलेटेड देते थे, तो वो राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों तक ही सीमित थी। मतलब कि उसके सामान्य तथ्य जो सिंपल फैक्ट्स होते थे उन्हीं तक ही वो सीमित रखते थे। उनमें आम लोगों के सुख और दुखद अनुभवों या मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कोई खबर नहीं छपती थी। कि आज के टाइम पे क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा हो, सोसाइटी में इट मीन्स कि जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर कहीं दंगे फसाद हो रहे होते हैं समाज में, तो उसका असर देखने को मिलता है हमें हर जगह। न्यूज़पेपर में देखोगे, टीवी चैनल्स पे देखोगे, रेडियो में देखोगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती। लेकिन पहले के टाइम पे सिर्फ ये एक नॉर्मली फैक्ट्स जो होते थे उन तक ये सीमित थे, और उनकी जो एक्सपीरियंस है और मानव जीवन से रिलेटेड कोई भी खबर वहाँ न्यूज़पेपर में नहीं छापी जाती थी।
इसका कारण ये है कि समाचार एकत्र करने के साधन मौजूद नहीं थे। बड़ी संख्या में अगर समाचार पत्रों को मुद्रित करने के लिए कोई परिष्कृत यांत्रिक उपकरण नहीं थे। उस टाइम पे क्या होता था, अब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जब हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर्स की कॉपीज़ वगैरह जो है पब्लिश हो जाती थी। हैंड टू हैंड उनको डाल देते थे मशीन में और पब्लिश होकर वो निकल जाती थी और सेल होने के लिए भेज दी जाती थी। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि ऐसा कोई यंत्र उपकरण नहीं था, यांत्रिक उपकरण जिसे बोलते हैं, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह का प्रसारण किया जा सके, कॉपीज़ वगैरह बनाई जा सके न्यूज़पेपर की। तो इसका रीज़न ये था, इसकी वजह से वहाँ पे बड़ी संख्या में समाचार पत्रों को जो है मुद्रित करने के लिए ऐसी कोई उपकरण ही नहीं था कि उसको प्रिंट किया जा सके ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को। तो समाचार पत्र जो थे वो नई शताब्दी के मोड़ पर राजनीतिक मामलों के बारे में समाचार देना शुरू कर दिया था और यही वह समय था जब आधुनिक समाचार पत्रों ने अपनी उत्पत्ति भी पाई थी। इट मीन्स कि ये होता था कि यही वह समय था जब आधुनिक समाचार पत्रों ने अपनी उत्पत्ति पाई थी। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव डालना शुरू किया था। राजनीति से रिलेटेड भी उसमें इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आने लगी थी और स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती गई और लोग समाचार पत्रों के आदी भी हो गए थे। अब जो बच्चे होते हैं स्कूल्स वगैरह के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए उनको न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जाने की वजह से समाचार पत्रों के आदी भी हुए थे लोग। इससे समाचार के जो उत्पादन है उसमें एक परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था कि व्यापारिक मूल्य हो गया था और समाचार पत्रों पर कंपनियों का स्वामित्व भी हो गया था। इस टाइम पे क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब 18वीं शताब्दी जब आई थी उसकी शुरुआत में समाचार पत्रों पर कंपनियों का स्वामित्व हो गया था। कंपनीज़ ऐसी आ गई थी जो है इन्होंने समाचार पत्र को अपने हाथ में लिया और उसी में ही उत्पाद से रिलेटेड जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है उन्होंने, तो उसमें वो चीज़ें बताई जाती थी। दूसरी चीज़ उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती थी राजनीति से रिलेटेड। तीसरी उसमें लोगों की जो है पहलुओं पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब 18वीं शताब्दी है, उसके दौरान एंग्लोफोन समाचार पत्र एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित हुए थे जिसने पाठकों का विश्वास अर्जित किया और समय के समाचार पत्रों का पूरी तरह से विश्लेषण करें तो पाते हैं कि वह सार्वजनिक जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बन गए थे। अब ये एंग्लोफोन समाचार पत्र क्या होते हैं? एंग्लोफोन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में मतलब जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर वो इंग्लिश में छपाई होती थी, तो एक संस्था के रूप में ये विकसित हुआ था एंग्लोफोन समाचार पत्र, तो जिसमें पाठकों का विश्वास जीता था। अब इंग्लिश मीडियम में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश होना शुरू हुआ था। एक ऐसी प्रेस में जो है ये इसका विकास हुआ था और समाचार पत्र जो है पब्लिश होने शुरू हुए थे। अगर हम इसका पूरी तरीके से विश्लेषण करें तो हम ये पा सकते हैं कि सार्वजनिक जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बन गए थे। सार्वजनिक जानकारी क्या है कि जो है समाचार पत्र वो सार्वजनिक जानकारी देता है। कैसे? क्योंकि इसे कहीं पे भी पूरे देश में इसको समाचार पत्रों को उस लैंग्वेज में बना कर उसको बेचा जाता था। ये क्योंकि वेबसाइट बन गया था, इसमें पेमेंट भी करनी पड़ती थी और ये कम रेट पे 19वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुई थी, 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से लेकर 1900 के बीच में, तो 19वीं शताब्दी के दौरान समाचार पत्र सफल और लोकप्रिय हुए थे क्योंकि प्रतिस्पर्धा मीडिया वातावरण ने समाचार पत्र की विश्वसनीयता और साख बनाने में योगदान भी दिया था। विश्वसनीयता मतलब कि इस पर विश्वास किया था लोगों ने, ऐसी जो है अपना प्रभाव इसमें व्यक्त किया था, प्रभाव बनाने में इन्होंने मदद करी थी। अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा मीडिया वातावरण था, प्रतिस्पर्धा मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था मीडिया के थ्रू जिसकी वजह से जो है क्योंकि ये जो है समाचार पत्र बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और सफल हुए थे। लोकप्रिय और सफल इस भी हाफ पे हुए थे क्योंकि जो है इसने राजनीति को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। राजनीति को लेकर, सामाजिक जो है आर्थिक स्थिति को लेकर वो सब इसमें इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे समाचार पत्रों में। तो इस टाइम पे जब ये कंपटीशन शुरू हुआ था, अखबारों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाई जा रही थी, तो उसकी विश्वसनीयता और साख बनाने में भी योगदान दिया था इसने। अब आता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आप लोग ये जो है ये काफ़ी लोग बच्चों की डिमांड थी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंस बताओ। जो छपी हुई समाचार है और टेलीविज़न समाचार है उसमें क्या डिफरेंस है? अब देखो, छपी हुई समाचार क्या है? प्रिंट मीडिया का एक हिस्सा है। छपी हुई समाचार इट मीन्स कि जो अखबार हो गए, मैगजीन्स हो गई या फिर जो बुक्स वगैरह पब्लिश होती है, तो छपी हुई समाचार, इसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी तरफ है टेलीविज़न समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक हिस्सा है जिसमें रेडियो भी इन्वॉल्व होता है
टीवी भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें ही जो है टेलीविज़न समाचार में क्या डिफरेंस है। तो छपी हुई समाचार या कहें तो प्रिंट मीडिया, दोनों ही एक बात है। अब प्रिंट मीडिया संसार का सबसे विश्वसनीय तरीका है। प्रिंट मीडिया छपे हुए समाचार, इट मीन्स कि में अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं सम्मिलित होते हैं और यह अफवाहों और झांसे के प्रसारण के बजाय वास्तविक कहानी प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित भी करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अखबार वगैरह जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जहाँ भी ये पब्लिश होते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले चेक करते हैं कि रियल है या फेक है। तो उसी के बिहाफ पे जो है ये लोग पब्लिश करते हैं। इसको चेक किया जाता है एडिटर के द्वारा, जिसकी वजह से वो कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं उसमें और फिर पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भ्रामक नहीं होते हैं, गलतफहमी के शिकार नहीं होते हैं। अब प्रिंट मीडिया जो है वो जनसंचार का एक रूप है जो मुद्रित प्रकाशनों के माध्यम से समाचार और सूचना का निर्माण और प्रसार करता है। अब क्या होता है कि प्रिंट मीडिया जो है जनसंचार का एक रूप है, जनसंचार का रूप इसकी वजह से लोगों तक हम बात पहुंचाते हैं। तो जो मुद्रित प्रकाशन होता है एक तरीके से जो हम प्रिंट करते हैं, जो लिख के हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसके माध्यम से समाचार और सूचना का निर्माण और प्रसार भी किया जाता है, लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। अब दूसरी तरफ देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आता है टेलीविज़न, रेडियो। मास मीडिया का ही एक रूप है, मास मीडिया का ही एक रूप के रूप में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो सभी दर्शकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार या ज्ञान को साझा करता है। टेलीविज़न में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें न्यूज़ मिलती है और इस प्रकार के मीडिया में प्रकाशक को जानकारी अपलोड करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद कोई भी उपयोगकर्ता इसे मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से देख, सुन और पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है कि जो मीडिया के मीडिया में प्रकाशक जो होते हैं, प्रकाशक को जानकारी अपलोड करने की ज़रूरत होती है। प्रकाशक कौन होते हैं? जो पब्लिशर्स होते हैं। पब्लिशर्स जो है जानकारी अपलोड करते हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट पे हो, चाहे वो कोई ऐसा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में क्या आ सकता है? लैपटॉप पे हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो भी होता है एक तरीके से। तो जिसकी वजह से लोग जो है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। अब आता है जो हेडलाइंस वगैरह दिए जाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, देखा जाए हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे होते हैं, जिसके तहत हम उसकी हेडलाइंस वगैरह भी पढ़ के समझ पाते हैं कि क्या आखिर टॉपिक चल रहा है। और इसके अलावा जैसे कि अगर कोई ऐड आ रहा हो तो उसके नीचे भी हेडलाइंस दिए रखी होती है कि ये टॉपिक आया है, ये टॉपिक आया है, तो उसको भी हम पढ़ के, उसको समझ के, सुन के, देख कर हम जान पाते हैं। छपी हुई खबर जो होती है वो टेलीविज़न की खबर की तुलना में जनसंचार का पुराना तरीका है। पुराने के टाइम पे टेलीविज़न का उपयोग नहीं किया जाता था, वहाँ पे छपी हुई खबर से ही लोग काम चलाते थे। लेकिन जो टेलीविज़न है उसके आगमन से क्या हुआ कि खबर नई और अधिक उन्नत हो गई। खबर जो है वो नई तरीके से हम प्रस्तुत करने लगे हैं। लोग जो है मीडिया जो है वो लोग टेलीविज़न के ज़रिए अपनी जो खबर है नई तरीके से प्रस्तुत करने लगी है और जो है अधिक उन्नत भी हो गई है। और छपी हुई खबरों तक पहुंचने में काफ़ी समय भी लगता है, जबकि टेलीविज़न पर हम खबरों को 24 घंटे देख व सुन सकते हैं। क्या होता है कि छपी हुई खबरों में क्या होता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताऊं कि कोई भी दुर्घटना घटी, कहीं पे भी दंगे फसाद हो रहे हैं या एक तरीके से कहीं अर्थक्वेक आया। अब जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, अभी प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था कि इजराइल, आई थिंक इराक में क्या हुआ था कि वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई थी भूकंप की वजह से। आप लोगों ने कभी इसकी न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी। तो ये क्या हुआ था कि उन्होंने लाइव न्यूज़ दिखा दी गई थी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, या फिर टेलीविज़न जो उपकरण है हमारे उपकरण, मतलब कि मोबाइल फ़ोन पे आप यूट्यूब ऑन करोगे तो वहाँ पे भी आपको लाइव मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम रेडियो यूज़ करोगे तो रेडियो में भी आप लोगों को वो लाइव बता दिया जाएगा कि हाल ही में खबर आई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई थी इराक में। तो छपी हुई खबर में क्या होता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि छपती है जब, तो अगले दिन प्रकाशित होकर हमें मिलती है। लेकिन जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के ज़रिए हम एज इट इज़ जो है तुरंत ही उस न्यूज़ को पा सकते हैं 24 घंटे, क्योंकि वो खबर हमें मिलती है। टेलीविज़न या समाचार चैनल के माध्यम से कुछ ही मिनटों में समाचार या व्यावसायिक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक अपडेट इट मीन्स कि कोई भी बिज़नेस करना चाहे कोई इंसान तो उसकी अपडेट्स वगैरह हमें मिलती रहती है। कोई जॉब सर्च कर रहा है तो उसकी अपडेट भी हमें मिलती रहती है इसके ज़रिए। तो समाचार पत्र की जो पहुंच है वो सीमित होती है। ये केवल विशेष क्षेत्र या देश को कवर करता है। विशेष क्षेत्र या देश मतलब कि जो अखबार वगैरह होते हैं
कोई स्टेट में, क्योंकि क्या होता है कि पूरे इंडिया में अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो अगर पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में ये प्रकाशित होती है। अब ये पूरे इंडिया में तो नहीं प्रकाशित हो सकती एक ही लैंग्वेज में, क्योंकि किसी लोग लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज समझते हैं। तो ये प्रकाशित क्या होता है, ये तो क्षेत्र के दायरे में ही होती है या फिर पूरे देश को कवर करता है। लेकिन जो समाचार पत्र और पत्रिकाएँ हैं वो किसी देश या किसी विशेष के क्षेत्र के अनुसार प्रकाशित भी की जाती हैं। टेलीविज़न की खबरों को कोई भी दुनिया कोई भी कोने में प्राप्त कर सकता है। टेलीविज़न की खबरें जो होती हैं वो कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखो कि जो टेलीविज़न के चैनल्स वगैरह होते हैं, हर कोई अपने घर में टीवी लगाता है, टीवी में बहुत सारे चैनल वगैरह होते हैं, तो उसी के ज़रिए लोग जो है 24 घंटे अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और एक मुद्रित पुस्तक में दी गई जानकारी हमेशा समान रहती है। मुद्रित पुस्तक जो होती है उसमें दी गई जानकारी हमेशा समान रहती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। परंतु जो टेलीविज़न है उस पर दी गई जानकारी को संपादित किया जा सकता है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। संपादित होता है एडिटिंग करना, कि हम जैसे कि क्या होता है कि टेलीविज़न की खबर में जो इन्फॉर्मेशन हमें हैंड टू हैंड मिलती है वो चलती जाती है। लेकिन जो प्रकाशित होती है पुस्तक, जो जानकारी मिलती है हमें, मुद्रित पुस्तक हो गया या जो अखबार हैं, उसके ज़रिए हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो परमानेंट हो जाती है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर एडिटिंग करेगा तो उसको दोबारा से पब्लिश करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आए। तो इसलिए लोग नहीं करते, वो एडिटिंग करके उसको सही से देख के कि क्या रियल है क्या फेक है, तो उसी के बिहाफ पे वो लोग पब्लिश करते हैं। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब टेलीविज़न पे बताई गई जानकारी और सूचना अधिकतर बार कई बार होता है कि वो जल्दबाजी में, क्योंकि 24 घंटे उसमें अवेलेबल होती हैं, नॉलेज वगैरह हमें मिलती रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें मिलती रहती है 24 घंटे। लेकिन उसमें कई बार जानकारी ऐसी होती है कि उसमें आंकड़ों का पता नहीं लगा पाते, वो लोग कोई भी उठा के एज इट इज़ नहीं बता पाते हैं। वो लोग अंदाज़ा लगा देते हैं कि हाँ ये आंकड़े हुए हैं। पहले देखा जाए 2-3 साल में जो कोरोना का केस हुआ था, बहुत सारे टीवी चैनल थे जिसमें लाइव न्यूज़ दिखा रहे थे कि इस यहाँ पे कोरोना के केसेस इतने आए, वहाँ पे इतने आए। किसी को कोई एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं पता थी इस चीज़ के लिए, तो वो 24 घंटे बताने के चक्कर में तो ये लोग कोई सी भी जो है आंकड़े बता देते थे। और उसमें इस बात का भी ध्यान रखना होता था कि वो किस तरह के प्रदर्शन किया जाए उसमें, कि जो टेलीविज़न है उसमें खबर में ये बात का भी ध्यान दिया जाता था कि किस तरह से उसमें प्रदर्शन किया जाए। अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे लोगों को उसमें रख सकते हैं ताकि वो 24 घंटे क्या है कि उसमें खबर दे सकें और बिल्कुल बिना कोई गलत बात बोले। लेकिन कभी कभी प्रिंट मीडिया में भी गलत जानकारी की प्रिंट भी कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इसका रीज़न जो है, गलत जानकारी प्रिंट करने का रीज़न सबसे ज़्यादा उसमें होता है जब पेड न्यूज़ होती है। अब पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, क्या होते हैं वो और लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक है ये, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि प्रिंट मीडिया में भी कई बार ये होता है कि जो पेड न्यूज़ जो होती है एडिटर्स और पब्लिशर्स को दिए जाते हैं, उसके उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो जानकारी छपवाएं। तो उससे लालच में आके ये लोग क्या करते हैं, गलत जानकारी को भी, गलत इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिश कर देते हैं। टेलीविज़न में भी कई बार ऐसा होता है और प्रिंट मीडिया में भी देखा जाए तो हो सकता है। अब लोग टेलीविज़न के ज़रिए क्या होता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्से जो हैं, दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग चैनल्स होते हैं टीवी में। अब अलग अलग चैनल्स, कोई डिस्कवरी चैनल होता है, कोई अलग लैंग्वेज में होते हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में इसलिए बताए जाते हैं ताकि वो लोग बच्चा सामने जो इंग्लिश नहीं सीख पाता वो भी बच्चा टेलीविज़न के ज़रिए इंग्लिश सीख पाता है, उसको सीख कर, उसको सुन कर उसकी लैंग्वेज को, तो उससे जानकारी जो आसानी से हमें मिल पाती है। और छपी हुई खबरों की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि लिखित सामग्री को समझने के लिए पाठकों को साक्षर होना पड़ता है, पाठकों को जागरूक होना पड़ता है। साक्षर का मतलब होता है एक तरीके से हम उस चीज़ को समझ सकें, उस चीज़ को कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। दूसरी ओर टेलीविज़न जो है उसकी खबरों को जानने के लिए साक्षर होना नहीं पड़ता, क्योंकि उससे दर्शकों के लिए सामग्री को समझना आसान होता है, भले ही वे अनपढ़ क्यों ना हो। क्योंकि जो टेलीविज़न पे जो भी हमें सूचनाएं वगैरह मिलती हैं वो नॉर्मली लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसी लैंग्वेज में प्रदर्शन किया जाता है। जो न्यूज़ चैनल्स पे जितने भी मेंबर्स ऐड होते हैं, जितने भी मेंबर्स वो न्यूज़ हमें प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होती है। लेकिन प्रिंट मीडिया में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन वहीं टेलीविज़न में देखें तो जो इंसान अनपढ़ भी होगा वो भी समझ जाएगा उस लैंग्वेज को। एक तरफ देखा जाए तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही संचार के माध्यम हैं, लेकिन इसकी कुछ नुकसान में बड़े दुष्परिणाम को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।
टेलीविज़न का अगर दुष्परिणाम देखें तो टेलीविज़न ने हमारे घरों में प्रवेश करके नई पीढ़ी को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। कई सिद्धांतकारों ने बच्चों पर टेलीविज़न के प्रभाव का अध्ययन किया है। 1850 से लेकर 1950 के बीच जो पश्चिमी दुनिया के लोग हैं वहाँ पे प्रिंट मीडिया ने बचपन और बाल साहित्य शब्द को जन्म दिया था। लेकिन प्रिंट मीडिया की जब जगह ली गई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, तो बचपन को पूरी तरीके से गायब कर दिया है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम टीवी के आगे बैठे रहते हैं। जितना वो अपनी स्कूल्स में स्टडी नहीं करते, उससे कई ज़्यादा तो वो टीवी चैनल्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, लोग जो लेडीज़ वगैरह होती हैं वो सीरियल वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। अब सीरियल्स वगैरह में देखकर वो अपनी जो है रियल लाइफ में भी उसको ऐड करना शुरू कर देती है, रियल लाइफ से भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, वो भी जो है रियल लाइफ से जोड़ने में लगे रहते हैं वो भी। और पोस्टमैन ने ये बताया कि अब ये जो पोस्टमैन है और उसको बहुत सारे नाम बताए हैं मैंने ऊपर, तो वो क्या है, जैसे कि एक बताया मैंने आपको कई सिद्धांतकारों के बारे में। सिद्धांतकार है ये, जो इसका नाम है पोस्टमैन। उन्होंने ये बताया कि टेलीविज़न ने बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया, क्योंकि टीवी आसानी से सुलभ और परिचालित है, जिसके लिए किसी भी निर्देश और जटिल मानसिक प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। अब जटिल मानसिक प्रोत्साहन इट मीन्स कि कोई भी परेशानी, कोई भी जो है जटिल जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जटिल मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें प्रोत्साहन करने, क्योंकि बड़े जो होते हैं, बड़ों के निर्देशक से ही उनको जो है दिशा निर्देश देते हैं कि वो जो चीज़ मुश्किल लगती है बच्चों को वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपनी फैमिली रिलेटिव से पूछते हैं। लेकिन टीवी चैनल ने इस चीज़ को भी बिल्कुल कम कर दिया है। और प्रिंट मीडिया से बचपन की जो संकल्पना उभरी थी वो ऐसे वातावरण में उभरी थी जहाँ वयस्क बच्चों से कुछ जानकारी छुपा कर रखते थे। प्रिंट मीडिया में क्या होता था कि प्रिंट मीडिया में बड़े लोग बच्चों को सुनाते थे, समझाते थे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना आता था। लेकिन जो टीवी है वो समाचार शो ने विभिन्न तरह की हिंसा को भी प्रस्तुत किया गया है, जो दोनों के लिए आसानी से सुलभ होती है, दोनों के लिए मतलब कि बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब जो चीज़ें पेरेंट्स बच्चों से छुपा के रखते थे, अब टीवी चैनल्स के थ्रू बच्चों को इस चीज़ के लिए अवगत भी कराया जाता है। अब इस प्रकार हम तर्क दे सकते हैं कि टीवी पर दिखाए जा रहे समाचार जो होते हैं दरअसल समाचारों का अत्यधिक विकृत संस्करण है, और ये बच्चों को हिंसा और वयस्क विषयों से संरक्षित रखने नहीं देता। अब हम ये तर्क भी दे सकते हैं इसमें कि टीवी जो बच्चे देखते हैं उससे समाचार दरअसल समाचारों का अत्यधिक विकृत संस्करण के रूप में से देखा गया है। अत्यंत विकृत संस्करण होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाला, कि लोग जो है टेलीविज़न जो देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलें पैदा होती है, और ये बच्चों को हिंसा के रास्ते पर ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं जो समाचार पत्र का उद्भव और स्वामित्व। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी 18वीं शताब्दी में। तो लेकिन भारत में जो है समाचार पत्र कब आया था उसके बारे में बताना। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान हुआ था, जो 1780 में प्रकाशित किया गया था। अब 1780 जो है ये भी 18वीं शताब्दी के बीच में ही है। 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ, 18वीं शताब्दी की जब एंडिंग आने लगी तो 1780 में ये प्रकाशित किया गया था 29 जनवरी को। इसे बंगाल गजट कहा जाता था। प्रथम समाचार निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को मिला था। समाचार दर्पण सेरामपुर धर्म प्रचारकों द्वारा 1880 में स्थानीय भाषा बंगाल सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो बंगाल गजट था, और उसके बाद जो है सेरामपुर धर्म प्रचारकों द्वारा 1880 में एक स्थानीय भाषा बंगाली जो है उनकी, क्योंकि बंगाल में ही स्थानीय भाषा बंगाली में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र। बंगाल गजट जो है वो हिंदी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन जो स्थानीय भाषा है बंगाली उसमें प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था समाचार दर्पण। और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक बंगाली समाचार पत्र कौमुदी और एक फ़ारसी समाचार पत्र मिरत उल अखबार की स्थापना भी की थी बंगाल में, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रेस की स्वतंत्रता इसीलिए क्योंकि प्रेस पर कड़ी नियंत्रण था उनका अंग्रेज़ों का। क्यों? क्योंकि जितनी भी कॉपीज़ वगैरह होती थी, अखबार वगैरह जो प्रिंट होते थे, तो उसकी कॉपी सबसे पहले जाती थी जो इनका ऑफिस है, अंग्रेज़ों का जो ऑफिस था
वहाँ पे सबसे पहले उनकी कॉपी जाती थी और उसी के बाद ही वो डिसाइड करते थे कि इसको पब्लिश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर उनके अगेंस्ट किसी ने कोई खबर छापी होती थी तो प्रेस ही वो लोग बंद करते थे। जो बंगाल गजट है, जब हिक्की द्वारा ये प्रकाशित किया गया था तो उस पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे और एंड में जाके जब इसने जो है इस प्रेस को बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसके अगेंस्ट भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आधुनिक समय में भारत में समाचार पत्र औपनिवेशिक शासन के दौरान मुद्रित होने लगे थे, लेकिन उन्हें विशेष रूप से स्थानीय समाचार पत्रों को सेंसरशिप, निगरानी, अवमानना और संदेह से नहीं बख्शा गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है मुद्रित होने लगे थे ये समाचार पत्र, लेकिन जो है विशेष रूप से स्थानीय समाचारों पर। स्थानीय समाचार पत्र जो होते हैं, जो परमानेंटली जो होते हैं समाचार पत्र, जो इट मीन्स अगर स्थानीय समाचार पत्र को देखें जो हिंदी में बने गए थे। अंग्रेज़ी में तो समाचार पत्र की शुरुआत हो गई थी, लेकिन हिंदी में जो बने गए थे, जो वहाँ की राष्ट्रभाषा, जो हमारी जो भारत की भाषा है हिंदी मातृभाषा, तो उसकी लैंग्वेज में ये प्रकाशित होने लगा था। उसमें जो है सेंसरशिप, निगरानी रखी गई थी, कंट्रोल था उनका अंग्रेज़ों का, अवमानना और संदेह से नहीं बख्शा गया था उन्हें। उन पर शक रहता था कि कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ उन लोगों के अंदर जागरूकता ना फैल जाए, इस चीज़ के लिए वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करने लग जाए, तो इसीलिए उनको इस बात का डर भी था। भारतीय पत्रकारों ने कुछ विदेशी दोस्तों के साथ संपादकों पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे और सीमाओं को हटाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई भी करी थी। काफ़ी सारे प्रयास भी इन्होंने किए थे। अब विदेशी दोस्त कौन थे? जो विदेशों से आए हुए जो अंग्रेज़ लोग थे, जिन्होंने भारत पर हमला तो किया, भारत पर राज तो किया था, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मित्र भी बन गए थे भारतीय लोगों के। कुछ ऐसे अंग्रेज़ जो थे वो भारत के मित्र भी बन गए थे, जिन्होंने इनके अगेंस्ट लड़ने में इनकी मदद करी थी। तो उनके प्रतिरोध का सामना गंभीर सज़ा और निरोध के साथ हुआ था। इनका प्रतिरोध जो किया गया था तो इनका सामना गंभीर सज़ा दी जाती थी इन लोगों को, और निरोध के साथ हुआ था। निरोध होता है एक तरीके से इनके अगेंस्ट चले जाना, इनको बहुत ज़्यादा अलग कर देना बिल्कुल हर चीज़ से, विरोध करना हर चीज़ का, जिसके परिणाम स्वरूप मदद करने वाले जो पत्रकार थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पब्लिश किए गए थे न्यूज़पेपर्स करने वाले पत्रकार वगैरह जो थे, उनको यूरोप दोबारा से भेज दिया गया था। अंग्रेज़ भारतीय जो थे वो समाचार पत्रों के प्रति सनकी और सावधान थे, ताकि वे राष्ट्रवाद को भड़काने और उनकी जो शक्ति है उस पर सवाल उठाने के लिए कोई इस्तेमाल ना कर पाए समाचार पत्रों को। फिर भी भारत में समाचार पत्रों में एक स्मारकीय वृद्धि हुई थी, और जो ब्रिटिश नियंत्रण है उसके बावजूद राय और विचार बनाने के लिए पढ़ने की आदतें भारतीयों में आ चुकी थी। जो न्यूज़पेपर्स है वो पढ़ने की आदतें इन लोगों में आ चुकी थी। यूएस जैसे अन्य देशों के विपरीत, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविज़न के परिणाम स्वरूप जो है समाचार पत्र का प्रचार कम हो गया था। लेकिन भारत में ही वहीं इसके विपरीत देखें तो समाचार पत्र का प्रसार जो है आसमान छूने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे भारत को आज़ादी चाहिए थी अंग्रेज़ों से। तो इस टाइम पे लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र छापे गए थे। और हिंदी समाचार मीडिया न केवल हिंदी पट्टी के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी सुलभ हो गई थी। हिंदी पट्टी मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में ये पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज में ये पब्लिश की गई थी। इसलिए हिंदी समाचार जो थे वो मीडिया और स्थानीय समाचार पत्र ने भारतीय लोगों को बढ़ावा दिया था। भारतीय लोग जो थे उनको बढ़ावा दिया समाचार पत्र ने, और लोगों को भारत के दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी इन्होंने किया था। भारत के दक्षिण और उत्तरी दोनों हिस्सों में राजनीतिक प्रक्रियाएं जो हो रही थी, जो भी चुनाव वगैरह होते थे उनके अगेंस्ट जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट भी किया था, और राजनीतिक प्रक्रियाएं जो थी, एक्टिविटीज़ होती थी जो भी, तो उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया था समाचार पत्रों में। यदि मीडिया लोकतंत्र को पोषित करने में भी मदद करता है तो ये लोकतंत्र के कामकाज को भी कमज़ोर और विकृत भी करता है। अब जो है मीडिया की भूमिका देखें तो मीडिया की भूमिका में देखा जाए तो मीडिया जो लोकतंत्र को पोषित भी करता है, लोकतंत्र को स्वतंत्र रूप से देखता है। मतलब कि जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं देखा जाए तो लोकतंत्र के कामकाज को कमज़ोर भी करता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, पेड न्यूज़ के ज़रिए जो मीडिया है उसने अपनी जो भूमिका है वो खो दी है। तो सबसे पहले हमें मीडिया की भूमिका जाननी है कि मीडिया की भूमिका एक्चुअल में है क्या। अक्सर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ कौन से? पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें चौथे नंबर पे आता है लोकतंत्र। इसे जनहित का संरक्षण और लोगों के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है। जनहित का संरक्षक मतलब कि जो जनता है उसके हितों का संरक्षण करता है और उसको
और लोगों के बीच का जो सेतु है उसके रूप में काम करता है। लोगों के बीच में जो भी जानकारी उनमें बीच में आती है उनके बीच में, जैसे कि इसका काम क्या होता है, पॉलिटिशियन की जो किए हुए काम होते हैं पॉलिटिशियन द्वारा, तो वो लोगों को अवगत करवाना उन सब चीज़ों से, उन तक पहचान बनाना इस चीज़ की, उन तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना उनको। और मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया की क्या भूमिका रही है, और ये भी है कि इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था कि जो है जाली खबरें लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे बनी है। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है पूरा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन छपी हुई अखबार और टेलीविज़न की खबरों के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन कवर करा दिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि जो है जाली खबर जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका रही है। अब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया की भूमिका तो मैं बताऊंगी, लेकिन साथ साथ जो है आज के टाइम पे मीडिया जो है पेड न्यूज़ और एडिटोरियल के माध्यम से इसने अपनी भूमिका को खो दिया है। तो वो दोनों ही टॉपिक्स आपको इसमें ऐड करने हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो जाली खबरें हैं वो मीडिया को, लोकतंत्र के लिए एक चुनौती क्यों है। क्योंकि अगर जाली खबरें जो होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाई जाए तो इससे लोग भटकेंगे, भ्रामक होंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि उनको अगर गलतफहमी के वो शिकार हुए तो उनकी जो है उनकी मेंटालिटी में भी चेंजेस आएगा। तो वो सब मैं आगे बताऊँगी आपको। जो मीडिया है वो एक स्वतंत्र लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये दुनिया भर में चल रहे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जो गतिविधियां हैं उनके बारे में भी जागरूक करता है। ये एक दर्पण की तरह जीवन के कड़वे सत्य और कठोर वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। राजनीतिक पहलुओं में भी मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है, एक दर्पण की तरह होता है, ये जीवन के कड़वे सत्य और कठोर वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि इसको ओपन करता है इस चीज़ के लिए, जो रियलिटी है उसको बताता है, कड़वी सच्चाई जो है उनको जाहिर करता है, लोगों तक पहुंचाता है बात को। राजनीतिक पहलुओं में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि जो राजनेता होते हैं अक्सर मीडिया से डरते हैं, क्योंकि जो मीडिया होते हैं उनके भ्रष्टाचार, आपराधिक कार्य जो होते हैं और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करता रहता है। ये देखा जाता है, अक्सर देखा गया है कि जो मीडिया है, मीडिया के सामने राजनेता आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं इस चीज़ के लिए, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। और जो मीडिया है, मीडिया के ज़रिए ये जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस करते हैं इन लोगों का। पत्रकारों का काम क्या होता है, वो राजनेताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, उन लोगों के कामकाज के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके उनको पब्लिश किया जाता है और कुछ टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है। नीति सुधार को, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को बदलने में भी मीडिया का योगदान रहा है। भ्रष्ट नेता जो हैं नीति सुधारक हो गए, और जो अधिकारी हैं उनको भी बदलने में भी जो है मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो मीडिया है राजनेताओं को चुनाव के समय किए गए वादों को समय समय पर याद दिलाती रहती है। जो राजनेता जो होते हैं जो इलेक्शंस वगैरह में खड़े होते हैं, अब इलेक्शंस में खड़े होने की वजह से चुनाव के समय किए गए जो वादे होते हैं, अब इलेक्शन जो हो रहा होता है उससे पहले राजनेता जो होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, चुनाव आते आते बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने लग जाते हैं, अपने वादे करते हैं, भाषण देते हैं, वादों को समय समय पर याद ये दिलाने का काम भी करती है मीडिया। अब चुनाव के दौरान टीवी पर जो समाचार चैनल है उसके ज़रिए सही उम्मीदवार को चुनने में भी मदद करता है। सही उम्मीदवार को चुनने में इस बिहाफ पे मदद करता है क्योंकि जो टीवी पर समाचार चैनल जो होते हैं उनके ज़रिए वो लोग पूछताछ करते हैं, लाइव आते हैं नेता वगैरह, तो वो इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर उनकी सच्चाई सामने खुल गई तो उनका जो है लोगों के सामने विश्वास उठ जाएगा लोगों का उनके ऊपर से, और वो जीत नहीं पाएंगे। तो सही उम्मीदवार को चुनने में भी ये मदद करता है। और इस तरह राजनेताओं को अपने वादों को पूरा करने के लिए भी मजबूर करता है। वादे जो कर रहे होते हैं उसको भी इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों को मजबूर करता है, क्योंकि ताकि उनकी पोल ना खुले। और अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, राजनेता वगैरह जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो जीत जाती है इलेक्शन में, तो उनको वादे को पूरा करने के लिए वो मजबूर भी करता है मीडिया।
क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो जनता उनकी आलोचना करने लगती है, उनको गलत समझने लगती है और अगली बार सोचती है कि उनको वोट नहीं देंगे और अगले इलेक्शन में हारने के भी उनके चांसेस होते हैं। तो ये मजबूर भी करती है मीडिया। और लोकतंत्र में मीडिया की 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली है सत्तारूढ़ लोगों की कड़ी नज़र रखना। सत्तारूढ़ लोग होते हैं जो अपनी मनमर्जी के काम करते हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखती है ताकि उनको समय समय पर उनकी जो गलतियां हैं उनका एहसास उनको दिलाया जा सके। दूसरा है समाज को पूरे दिन की महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे कौन से होते हैं? सामाजिक रूप से जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही होती है, सोशल एक्टिविटीज़ इट मीन्स कि जो भी, जैसे कि कोई रैली निकल रही है, किसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कोई ऐसे जो आंदोलन वगैरह छेड़ते हैं, तो उसको लेकर या राजनीतिक मुद्दे हो गए, उसको लेकर जो है जानकारी वो प्रदान करता है। तीसरा है केवल निष्पक्ष तथ्यों को उजागर करना। निष्पक्ष तथ्य ये होते हैं कि किसी के पक्ष में ये बात ना होकर ऐसे फैक्ट्स वगैरह निकालना जो किसी के पक्ष में ना हो, उसको उजागर करते हैं। अब ये जो मीडिया है इसकी भूमिका ये है, उनका काम ये होता है मीडिया का। लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया का बदलता स्वरूप हम देखते हैं आज के टाइम पे। लोकतंत्र में कई बुराइयों में भी एक है पेड न्यूज़। हर जगह समाचारों के अतिक व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ समझौता भी किया है। अब मीडिया में क्या हो गया, व्यवसायीकरण का दौर शुरू हो गया। व्यवसायीकरण मतलब कि अब ये बिज़नेस में अपना प्रॉफिट, अब ये समझ लो कि बिज़नेस हो गया है मीडिया भी। अपने प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी छुपाते हैं। लाभ की भूख या धन चालित झुकाव ने समाचारों की दुनिया में कई प्रथाओं को जन्म दिया है। कई प्रथाओं के रूप में इसे सशुल्क खबर है और एडवर्टोरियल है। जो प्रथाएं एक तरीके से जो अब चलती आ रही हैं किस बिहाफ पे? सशुल्क खबर होता है जिनको पैसे देकर एडिटर्स, पब्लिशर्स को पैसे दिए जाते हैं जिसके बिहाफ पे वो पब्लिश करते हैं। कुछ ऐसे टीवी चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो उन लोगों को पैसे देते हैं और उनको न्यूज़ वगैरह उन्हीं के बिहाफ पे जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो बताते हैं। दूसरी है एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल भी एडवर्टाइजमेंट का ही एक हिस्सा है। एडवर्टोरियल में क्या होता है कि इसमें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये बिल्कुल निःशुल्क हो, लेकिन इसमें भी पब्लिशर्स को पैसे दिए जाते हैं। अब आता है जो सशुल्क खबर और पेड न्यूज़। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि सशुल्क खबर और पेड न्यूज़ होता क्या है, या फिर एडवर्टोरियल इसमें जो टॉपिक है इसमें एक डिफरेंस भी पूछा गया था कि सशुल्क खबर और पेड न्यूज़ क्या है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए जानना ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे डिटेल में जानते हैं कि सशुल्क खबर और पेड न्यूज़ एक्चुअल में होता क्या है। अब पेड न्यूज़ होता है यानी कि वो खबरें जिसे दिखाने के लिए जानबूझकर पैसे दिए जाते हैं। वो पैसे का लालच उन लोगों के अंदर आ जाता है, एडिटर्स को, पब्लिशर्स को, उनको पैसे का लालच दिया जाता है जिनके बिहाफ पे वो ऐसी चीज़ें पब्लिश करते हैं जो वो दिखाना चाह रहे होते हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो ये राजनेताओं के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक जो पार्टी होती है, जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके ज़रिए ही पब्लिश किए जाते हैं ताकि उनकी तारीफ़ें वगैरह की जाए और वो जो है लोगों में अपनी छवि प्रस्तुत कर सके। तो ये लोगों को पैसे दिए जाते हैं। उसमें कई समाचार पत्र होते हैं, टीवी चैनल होते हैं, या फिर कोई ऐसा जनसंचार का माध्यम किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाने के लिए पैसों के बदले में समाचार का प्रकाशन या प्रसारण करता है। अब मैंने आपको बताया कि पक्ष या विपक्ष में इट मीन्स कि जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, वो दूसरों को नीचे गिराने के लिए और अपने आप को, अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए, अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए वो पब्लिशर्स को पैसे देती है। वो उनके एड्स वगैरह आते हैं कि इसने ऐसा किया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, इसने अच्छे काम किए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये लोगों में अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए ये सब करते हैं पैसों के बदले। अब इसके ज़रिए क्या होता है, गलत या बदलाव की गई मिलावटी खबरें जो होती हैं वो फैलाई जाती हैं और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। जो गलत या बदलाव की हुई जो मिलावटी खबरें होती हैं, जितनी भी मिलावटी खबरें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो फैलाई जाती हैं और इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता है। अब गलतफहमी, अब देखा जाए जैसे कि एग्जांपल के रूप में जो दिल्ली में इलेक्शंस वगैरह हुए थे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। बीजेपी, केजरीवाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोग दूसरों को नीचे गिराने के लिए और ख़ुद का अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए ऊपर शुरू हो जाती है और इसका राजनीतिक लाभ भी ये लोग उठाते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि समाचार के निष्पक्ष होने के मूल सिद्धांत से भारी समझौता किया जाता है। समाचार का निष्पक्ष होना, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही जो है समाचार को हम तक पहुंचाया जाता है, तो वो निष्पक्ष तरीके से, उनका काम क्या होता है, मीडिया का निष्पक्ष तरीके से वो जानकारी को उजागर करना, इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उनको प्रोवाइड करवाना। निष्पक्ष होता है एक तरीके से बिना किसी के पक्ष में बोले।
तो इसका जो मूल सिद्धांत है उससे भारी समझौता करता है कौन? मीडिया। अब पेड न्यूज़ जो होते हैं वो सार्वजनिक और कमज़ोर समूहों के बड़े सरोकारों की बजाय कुछ शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करता है। कुछ शक्तिशाली लोग जो होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो पैसे खिलाकर इनको और अपनी जो है वो अपनी चीज़ों को फेमस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी लॉन्च करवाते हैं, या फिर अपनी तारीफ़ें बनवाने के लिए, अपनी गुणगान गाने के लिए तो ये पब्लिश करवाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे। वो ख़रीद लेते हैं इस चीज़ को ताकि उसकी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाई जाए, और दूसरे चैनल्स को छोड़ दिया जाता है जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं। एक स्पेशल जो ग्रुप है उनको ज़्यादा जो है उनकी हितों की रक्षा वो करता है कौन? मीडिया। अब पेड न्यूज़ है या तो पक्षपाती सामग्री है और विकृत जानकारी प्रकाशित करता है। विकृत जानकारी जो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन हो, बहुत ज़्यादा अलग हो हर चीज़ से। पक्षपाती सामग्री और विकृत जानकारी प्रकाशित करता है, जिससे आमतौर पर एक का फ़ायदा होता है या तो फिर कुछ चुनिंदा लोगों का, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा गंदा और गलत इफ़ेक्ट पड़ता है उन लोगों पर, क्योंकि वो भटक जाते हैं इस चीज़ से कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये टॉपिक जो है 7 और 6 चैप्टर में मैंने आपको कवर करवाया था, मीडिया साक्षरता था एक्चुअल में क्या होता क्या है। अब मीडिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सोशल नेटवर्किंग साइट से हो या फिर जो हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसके लिए कितने साक्षर हैं, वो क्या सही है क्या गलत है, हम इसका पता लगाया जा सके। तो ये मीडिया साक्षर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो मीडिया साक्षर नहीं होते हैं तो लोग अपनी जो मेंटालिटी है उसमें चेंजेस लाते हैं, तो ये लोगों को गलत जानकारी प्रोवाइड करवाता है जो मीडिया है। समाचार देखकर गुमराह भी करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके लिए जो है भारतीय प्रेस परिषद और भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी भी रखी है। अब इस पर अब क्या होता है कि जो भारतीय प्रेस परिषद है, भारतीय प्रेस परिषद मतलब कि जो प्रेस का जो आगमन हुआ था, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया गया था, तो उस पर एक परिषद बनाई गई थी, भारतीय प्रेस परिषद और भारतीय निर्वाचन आयोग। तो ऐसे विज्ञापनों पर इन्होंने कड़ी निगरानी ये रखते हैं इस पर। अब दूसरी चीज़ आई है एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल क्या है कि एडवर्टोरियल्स वे विज्ञापन होते हैं जो मीडिया में दिखाई जाते हैं, चाहे वे पत्रिकाएं हों, समाचार पत्र हों या वेबसाइट हो। वह मार्केटर्स द्वारा संपादित उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सही माध्यम चुनकर लोगों के विशिष्ट समूहों को लक्षित किया जाता है। इनमें लेख के रूप में उत्पाद की जानकारी भी दी जाती है। अब क्या होता है कि जो एडवर्टोरियल जो होते हैं, ऐसे विज्ञापन होते हैं जो वीडियो में दिखाई देते हैं, मीडिया में तो दिखाई देते हैं। मीडिया में ऐसा होता है कि जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह कुछ होती हैं ऐसी, जैसे वो पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें पब्लिश तो की जाती हैं, लेकिन मार्केटर्स होते हैं जो भी पब्लिश कराने के लिए अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो जिनकी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पब्लिशर्स होते हैं उनको पेमेंट करते हैं इस चीज़ की, ताकि वो उनको फ्रंट लाइन में फ्रंट पेज पे उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है, प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से, तो वो फ्रंट पेज पे ताकि वो पब्लिश किए जा सके। और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सही माध्यम चुनकर लोगों के विशिष्ट समूह को लक्षित किया जाता है। इसमें लेख के रूप में उत्पाद की जानकारी दी जाती है। लेख के रूप में मीन्स कि कोई भी वेबसाइट्स हम देखते हैं, वेबसाइट्स पे अगर हम जाते हैं कोई भी, तो साइट के बीच में एड्स वगैरह डाले जाते हैं, ताकि अगर कोई इंसान कोई इन्फॉर्मेशन अगर ले रहा है तो उसके थ्रू वो ऐड भी देखे उस चीज़ को और ऐड को पढ़ सके। तो आमतौर पर जो मार्केटर्स होते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है विपणक, जो मार्केटिंग करते हैं, विपणन करते हैं, प्रकाशक को एक तरह के लेख के लिए भुगतान करना पड़ता है प्रकाशक को। वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि उनके द्वारा जो प्रकाशित किए गए ऐड हैं वो विशेष वर्ग में हों। विशेष वर्ग होता है एक तरीके से स्पेशल, उसमें रखा जाता है इसे स्पेशल स्टेज में, मतलब कि बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उनका जो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो उसकी तरफ लोग जो हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइंस में जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी अखबार सामने वाला अगर ओपन करे तो वो सामने ही नज़र आए। और दूसरे शब्दों में एक एडवर्टोरियल्स प्रिंट मीडिया में पाया जाने वाला एक विज्ञापन है। प्रिंट मीडिया में इसको डाला जाता है, जैसे कि कोई साइट हो, समाचार पत्र हो, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, उसमें एड्स वगैरह जो डाले जाते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो उसमें बिल्कुल ही फ्रंट पर आता है, जो एक संपादकीय लेख जैसा दिखता है और प्रचार या भुगतान किए विज्ञापन के बजाय एक स्वतंत्र समाचार के रूप में दिखाई देता है। मतलब कि एक संपादकीय लेख जैसा होता है। संपादकीय होता है एक तरीके से संपादकीय और विज्ञापन
एडवर्टोरियल जो है वो विज्ञापन और संपादकीय दोनों के संयोजन से बना है। तो संपादकीय लेख जैसा दिखता तो है, संपादकीय लेख में क्या होता है, दोनों में एक डिफरेंस है। विज्ञापन में पेमेंट करनी होती है, लेकिन संपादक की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है संपादक के थ्रू, उनमें कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। तो प्रचार या भुगतान किए गए विज्ञापन के बजाय एक स्वतंत्र समाचार के रूप में भी ये दिखाई देता है। लेकिन हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल स्वतंत्र समाचार है, इसमें कोई पेमेंट नहीं करी गई, लेकिन इसमें रियल में पेमेंट की जाती है। लेकिन हमें सिर्फ दिखाने के लिए ये इसमें इस तरीके से शो किया जाता है कि बिल्कुल संपादकीय समाचार हो। और एडवर्टोरियल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञापन और संपादकीय। अब इन दोनों में परिभाषित अंदर है। विज्ञापनों के लिए भुगतान किया जाता है, लेकिन जो संपादकीय हैं उनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। लोगों को ब्रांड के बारे में बताने और उत्पाद या कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशिष्ट प्रकाशनों को लक्षित भी किया जाता है। विशिष्ट प्रकाशन होते हैं जो पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिश जो करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको पब्लिश किया जाता है ताकि लोगों का डायरेक्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो लोग जो। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जो होता है एक व्यापार समाचार पत्र। समाचार पत्र के भी बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं। तो एक व्यापार समाचार पत्र के रूप में देखें हम, बिजनेस न्यूज़पेपर जो होता है उसमें ऐसे लोगों को शिक्षित करना शामिल होता है जो अर्थव्यवस्था, बिजनेस को लेकर, मार्केटिंग को लेकर या वित्तीय उत्पादों के बारे में अधिक रुचि रखते हैं। तो इसके ज़रिए मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुंचा पाना मुश्किल हो जाता है, और इससे लोग सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों से भटक जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भी है। अभी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती कैसे बन गया, क्योंकि जो लोग पैसे देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो लोग पैसे देते हैं तो उनकी फ्रंट लाइन पे इन प्रोडक्ट्स वगैरह की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रंट लाइन पे ही इनको पब्लिश किया जाता है, फ्रंट पेज पे। तो जिसकी वजह से वो आगे पढ़ने के बजाय वो उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अदर एक्टिविटीज़ में, अदर इन्फॉर्मेशन में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन तक, लोगों तक वो पहुंचा नहीं पाती है मीडिया, जिसकी वजह से उन लोगों को वो लोग अनजान रहते हैं, लोग वगैरह, जिसकी वजह से वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से भी भटक जाते हैं और वो अनजान होते हैं हर चीज़ से कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अतः लास्ट में हम लिख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि मीडिया एक तरह लोगों को जागरूक करने के लिए भी महत्वपूर्ण निभाता है, लेकिन आज के टाइम पे जो दूसरी तरफ देखा जाए तो हम पेड न्यूज़ के ज़रिए अपनी भूमिका को भी वह खो रहा है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस एक साथ बन रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लोकतंत्र के लिए चुनौती, समाचार पत्र का उद्भव कैसे हुआ था और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया था कि जो जाली खबर है लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में क्यों है, क्योंकि मीडिया जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल के ज़रिए। और तीसरा इसमें जो टॉपिक आया था एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़ क्या है और इसको जानना क्यों आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन ये कवर करवाया मैंने आपको। ये जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम जागरूक रह सकें हर चीज़ के लिए कि एक्चुअल में जो है लोग जो है पेड न्यूज़ के ज़रिए कैसी कैसी जानकारी हमें प्रदान करवाई जाती है, झूठी खबरें भी हमें मिलती हैं इसके ज़रिए, पेड न्यूज़ के ज़रिए। क्योंकि ये होता है कि राजनीतिक पार्टी जो होती है अपने बारे में इस गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है, जिसके ज़रिए हमें ये लगता है कि सामने वाला सही है और काफ़ी हद तक दूसरे जो पार्टीज़ वगैरह होते हैं वो गलत होते हैं, हमारी नज़रों में ये होता है। तो हमारी जो मैंटालिटी है, पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल के आते हैं, हमारी मैंटालिटी को चेंज करने में ये मैंटालिटी को चेंज करता है हमारी। तो ये भी एक तरीके से हम देख सकते हैं एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़ के बारे में। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन जो बन रहे थे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है, तो इस चैप्टर को आप पूरा कवर कर लेना अच्छे से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।